वेलकम टू शनिता स्टडी क्लासेस। तो आप लोग देख रहे हैं शनिता स्टडी क्लासेस और इसमें आज हम लोग एसआई का नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं और एसआई में हिंदी 40 क्वेश्चन आता है। उस 40 क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, डेली एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी का सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वर्णमाला। वर्णमाला अपने आप में 2 से 3 क्वेश्चन तो चाहे यूपीपी हो, एसआई हो, 2-3 क्वेश्चन तो आना ही आना है। और वर्णमाला को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन समझ जाए तो बहुत आसान भी हो जाता है। आराम से आप 2 से 3 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे वर्णमाला कहते किसे हैं। तो वर्णमाला क्या, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। ये कितने 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर 11 होते हैं, अ आ इ ई उ री ए ओ औ। ये क्या हुए आपके स्वर में, और उसी में अंग और अ आता है जिसे अयोग वार कहते हैं। अंग और अ, ऐसे वर्णमाला के स्वर जो होते हैं 11 होते हैं और अंग और अ को अयोग वार कहते हैं। कई बार दे देता है इसको और पूछता है कि इसका क्या नाम है, तो अंग और अ को अयोग वार कहते हैं। और ये आपके स्वर देता है, स्वर कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, 13 नहीं होते हैं, 11 ही होते हैं। और ये अंग और अयोग वार होते हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा ये पूछता है। मूल स्वर, स्वर को 3 भागों में हम बांट सकते हैं, पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर होते हैं जैसे अ हो गया, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ और री। री 2 होता है, एक छोटा ई होता है, दीर्घ री होता है। जैसे हम ये दीर्घ संधि में भी हम उसको दीर्घ पढ़ते हैं, और ये जो दीर्घ री होता है ये संस्कृत में ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अ ई उ और री, ये क्या हो गया, ये आपका मूल स्वर होते हैं। ये किसी से भी वर्ण से बने नहीं होते हैं, स्वर तो वैसे स्वतंत्र होते हैं, लेकिन ये 4 होते हैं, ये मूल होते हैं, इसका किसी से कोई संबंध नहीं होता है। और दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम सजातीय स्वर भी कहते हैं, जो अपने ही जाति के वर्णों से मिलकर बनते हैं, वो क्या होते हैं, सजातीय होते हैं। जैसे आप देखें तो अ प्लस अ मिलके क्या बना है, आ। ये अ प्लस अ मिलके आ बना है, तो अपनी ही जाति के वर्ण से मिलकर बना है, तो ये क्या हो गया, सजातीय हो गया। जैसे ई प्लस ई मिलके बड़ी ई बन गया, उ प्लस उ मिलके बड़ा उ बन गया, री प्लस री मिलके बड़ी री बन गई। ये दीर्घ स्वर होते हैं। ये दीर्घ संधि भी इसे कहते हैं। दीर्घ संधियों में इन्हीं स्वरों का मेल होता है, जैसे दीर्घ संधि बनती है। जब संधि पढ़ाएंगे तो उसे विस्तार से पढ़ाएंगे। तो ये दीर्घ स्वर हो गया और ये संयुक्त स्वर हो गया। संयुक्त स्वर वो स्वर होते हैं जो अपनी जाति के वर्णों से नहीं बनते हैं, ये अलग अलग जाति, जैसे अ प्लस ई मिलके ए बनता है। ये एग्जाम में ऐसे भी दे देता है कि ये किन किन वर्णों के योग से बना है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि अ और ई मिलके ए बनता है, और अ और उ मिलके ओ बनता है, अ और ए मिलके ए बनता है, अ और ओ मिलके ओ बनता है। तो आप लोग नोट बनाते चलिएगा, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए एसआई के बैच के लिए। और मुझे लगता है कि जब बैच खत्म होगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने यूपीपी की तैयारी कराई थी ऑफलाइन, और बच्चों को जब एग्जाम दे के आए तो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन उन्हें नहीं मिला था। तो विश्वास करके पढ़िए और बहुत अच्छा आप लोगों को हेल्प मिलेगा इससे, और अच्छी तैयारी आपकी एसआई की हो जाएगी। तो ये हम लोग स्वरों के क्या पढ़े हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ये क्या है, 3 होते हैं स्वर को। अगर पूछ ले कि स्वर को कितने भागों में, स्वर को तो कई भागों में बांटा जाता है, कई तरह से बांटा जाता है, वो सब आगे पढ़ाएंगे। तो मूल रूप से मूल स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और संयुक्त स्वर होता है। मूल स्वर में अ ई उ री, और ये छोटा 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 छोटी ई,
उच्चारण के आधार पे, उच्चारण के आधार पे वही हर्ष जो हम क्या है यहाँ पे मूल स्वर है ना, वही हर्ष स्वर होते हैं। मूल स्वर में आपके क्या है, और है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है। ये सब क्या है, ये सारे आपके मूल स्वर हो गए, ठीक है। और दीर्घ स्वर में वही है, आ है, बड़ी है और बड़ा ऊ और बड़ी री। बड़ी री में ऐसे दो मात्राएं लग जाती हैं। और प्लुत स्वर में जो संयुक्त स्वर होते हैं वो भी और दीर्घ स्वर होते हैं वो भी, दोनों मिलके प्लुत स्वर में भी आते हैं। वैसे तो ऊन का मतलब विधान है, ऊन शब्द जो होता है इसको कहते हैं प्लुत, लेकिन जो भी स्वर होते हैं दो मात्राओं से अधिक समय जब देते हैं बोलने में, उन्हें प्लुत में हम ले सकते हो। और प्लुत स्वर में दोनों आते हैं, दीर्घ भी आते हैं और संयुक्त भी आते हैं। तो ये हम क्या बोले, उच्चारण के स्थान पे। फिर हम पढ़ते हैं मुंह के आधार पे, मुंह आकार के आधार पे, जैसे बोलने में हमारा जो होंठ का आकार है कितने तरह से आकार बन रहा है, इसके आधार पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में, ये एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन इसके। पहला समृद्ध और दूसरा होता है विवृद्ध। समृद्ध स्वर वो होते हैं कि जब हम बोलते हैं तो हमारा मुंह बिल्कुल थोड़ा सा खुलता है, जैसे हम बोले ई ऊ ऊ, एकदम हल्का सा मुंह खुला और हम बोल दिए, वो हो गया समृद्ध स्वर। और विवृद्ध स्वर यानी मुंह जब वृद्ध होता है ना, समृद्ध यानी समान तरह से मुंह खुले हल्का सा, और विवृद्ध यानी ये मुंह वृद्ध का आकार का हो जाए, गोले का आकार का हो जाए। जैसे क्या है, आ जब बोलेंगे तो हमारा मुंह क्या होगा, पूरा खुल जाएगा, एक गोले के आकार का हो जाएगा, तो वो क्या होता है, विवृद्ध होता है। आ विवृद्ध है, समृद्ध क्या है, ई ऊ और री। इसको आपको याद रखना है, ये एग्जाम में आता है और यहाँ पे बच्चे बहुत गलती कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, समृद्ध और विवृद्ध। समृद्ध में दो प्रकार के होते हैं, एक समृद्ध और एक अर्धसमृद्ध। अर्धसमृद्ध में थोड़ा सा मुंह खुल जाए, विवृद्ध में थोड़ा सा मुंह हल्का सा खुला बोल दिए, और अर्धसमृद्ध में मतलब बीच का, अर्ध मतलब आधा मुंह खुला हो, तो आधा मुंह जैसे ए ओ, तो थोड़ा आधा मुंह खुला तो अर्धसमृद्ध, और आधा मुंह जैसे खुला है आ बोले और मुंह खुला, फिर जब बंद हो तो आधा ही खुला हो और बोले। एक तो मुंह बंद है तो खुला, और खुला से मुंह बंद होगा, तो जहाँ खुल के और तब मुंह बंद होता है और बोलते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, अर्धविवृद्ध होता है। बोल के देखिएगा आप, जैसे आप बोलिए आ बोले आ ओ, फिर क्या बोलिए ए ओ, ऐसे बोल के देखिए मुंह आपका खुला से बंद होता है, और ओ बोलिए तो मुंह बंद से खुला होता है। तो ये आपका समृद्ध और विवृद्ध हो गया। इसको आप अच्छे से समझिएगा और याद जरूर रखिएगा कि समृद्ध में मुंह बिल्कुल हल्का सा खुलता है और विवृद्ध में पूरा खुलता है। अर्धसमृद्ध में आधा मुंह खुलता है और अर्धविवृद्ध में पूरा मुंह खुला से आधा बंद होता है। इतना ध्यान जरूर दीजिएगा। तो ये आपका क्या हो गया, मुंह आकार के आधार पे। समृद्ध और विवृद्ध एग्जाम में जरूर पूछता है, इसमें आप जरूर ध्यान दीजिएगा। फिर हम देखते हैं जीवा के आधार पे। जीवा के आधार पे भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवा के आधार पे अग्रस्वर, पक्षस्वर, मध्यस्वर हमेशा पूछा जाता है। अग्रस्वर जीवा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्यस्वर और तीसरा पक्षस्वर। अग्रस्वर में क्या होते हैं, जो आपके जीवा के अग्रभाग से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, अग्रस्वर होते हैं। जो जीवा के मध्य भाग से बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, मध्यस्वर होते हैं। और जो जीवा के पक्ष भाग यानी जड़ से बोले जाए वो क्या होते हैं, आपके पक्षस्वर होते हैं। जैसे कंठ भी मान सकते हैं, जहाँ आवाज कंठ से निकले वहाँ पक्षस्वर। याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। जहाँ आप बोल रहे हैं आ, देखिए जड़ से कंठ से आवाज निकल रही है, ऊ आओ, ये आपकी जड़ से आवाज निकल रही है। और ई बोलिए तो आगे जीभ का आगे का भाग हिलेगा, ए ऐ री। अब देखिए आगे का भाग हिलेगा। इस तरह से प्रैक्टिकली आप जब करेंगे ना तो एकदम दिमाग में चीजें बैठ जाएंगी और पेपर में आप प्रयोग करके भी उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। और
जीभ के मध्य भाग से निकलता है। तो ये आपके जीवा के आधार पे अग्र स्वर, मध्य स्वर और पक्ष स्वर। अग्र स्वर में छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ और ई। मध्य स्वर में मात्र एक होता है अ, और पक्ष स्वर में आ, उ और औ। तो ये आपके इतना ही क्वेश्चन आप तैयार कर लिए तो स्वर से इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आता, किसी भी एग्जाम में नहीं आता है। बड़े से बड़े एग्जाम में इतना ही क्वेश्चन में स्वर से 1 से 2 क्वेश्चन आना ही आना है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। स्वर में आप इतना तैयार कर लें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम छोड़ दिए हैं, हिंदी की आदि जननी संस्कृत में स्वर को अच कहा जाता है। संस्कृत में ये क्वेश्चन आता है कि संस्कृत में स्वर को किस नाम से जाने जाते हैं, जानते हैं तो वो अच के नाम से जानते हैं और व्यंजन को हल के नाम से जानते हैं। तो संस्कृत में अच कहा जाता है स्वर को और व्यंजन को हल कहा जाता है। व्यंजन हम कल पढ़ाएंगे, अगला टॉपिक हमारा व्यंजन होगा। एक एक टॉपिक एक दिन में हमें खत्म कर देना है और एक हफ्ता पढ़ने के बाद से हम एक टेस्ट लेंगे। तो आप लोग कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो पहले दिन बना रहे हैं तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा बना है और क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, ये जरूर लिखिएगा। बाकी हम जो भी कमियां होंगी इसको दूर करने की कोशिश करेंगे और आप लोग का हम पूरा हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी हमसे हो सकता है कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास व्यवस्थाएं भी कम हैं। धीरे धीरे हम इसकी व्यवस्थाएं बना रहे हैं, लेकिन आप लोग को पढ़ने से चीज़ें मतलब है, क्या समझ में आया, आप इसका लाभ कितना उठाएं, बस इससे मतलब है। आप लोग अच्छे से पढ़िए और